डोडो टीवी। बग्गनपुर गांव में आज जश्न का माहौल है, खासकर सज्जन के यहाँ, क्योंकि सज्जन और उसकी बीबी गुलाबो को बेटी हुई है और इसी खुशी में उन्होंने अपने घर पर एक जश्न रखा है। पूरे गांव को उस जश्न का न्योता मिला है और नंदू ढोल वाले को वहां ढोल बजाने जाना है। कितना अच्छा हुआ जो कल ही मैं दूसरे गांव जाकर वो ढोल की दुकान से ये पुराना ढोल ले आया, वरना मेरा ढोल तो टूट गया था। टूटे ढोल के साथ तो नहीं जा पाता आज के उत्सव में, तो नुकसान अलग हो जाता। वैसे उस ढोल वाले ने कहा था कि ये बहुत पुराने जमाने का ढोल है, पर बजता तो अच्छा है। चलो आज वहाँ उत्सव में बजाकर रंग जमाता हूँ। राजपाल, राम प्रकाश, सच्चू और मोहित सभी सज्जन के घर पहुंचते हैं। सज्जन और उसकी पत्नी गुलाबो सभी का स्वागत करते हैं। कुछ देर बाद नंदू भी वहां पहुंचता है। चलो भाई नंदू, हमारे घर लक्ष्मी आई है, तो अपने ढोल से जरा रंग तो जमाओ, सबके नचाओ और हमारी खुशियों में चार चांद लगाओ। जी अभी लीजिए। नंदू ढोल बजाने लगता है और सब लोग नाचने लगते हैं। सज्जन अपनी नन्ही बिटिया को गोद में लेकर डांस कर रहा है। इसी बीच अचानक से ऊपर से किसी के चीखने की आवाज आती है। सब लोग घबराकर ऊपर की तरफ भागते हैं। गुलाबो, गुलाबो क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें गुलाबो? किसने किया ये? गुलाबो, गुलाबो, तुम मुझे ऐसा छोड़कर नहीं जा सकती गुलाबो। चंद पलों में ढोल की आवाज सन्नाटे में बदल जाती है और खुशी का माहौल मातम में। सब अपने अपने घर लौटते हैं। इस बात को कुछ दिन बीतते हैं। फिर कुछ दिनों बाद एक बार फिर गांव में सबके चेहरों पर हंसी है, क्योंकि राजपाल की बेटी सुमन की शादी है। सुमन सजी धजी तैयार होकर अपने कमरे में बैठी है। राजपाल भी बाकी सभी गांव वालों, घर वालों के साथ बारात का स्वागत करने के लिए तैयार है। कितने दिनों बाद गांव में खुशी का दिन आया न राम प्रकाश, वरना सज्जन की बिटिया होने के फंक्शन में जो हादसा हुआ था वो तो दिल दहला देने वाला था। हाँ सच में। चलो अब ये छोड़ो, बिटिया की शादी देखते हैं। हाँ तुम रुको, मैंने बारातियों के स्वागत के लिए फूल उधर आंगन में रखे हैं, मैं लेकर आता हूँ। सुनो नंदू, तुम जरा तब तक ढोल बजाकर सबका मनोरंजन करो। नंदू ढोल बजाना शुरू करता है, पर कुछ ही देर में ढोल की आवाज आंसुओं में बदल जाती है, क्योंकि राजपाल फूल लेने जाता है पर वापस नहीं आता। आती है सिर्फ उसके चीखने की आवाज। सब लोग उस तरफ जाकर देखते हैं। एक बार फिर गांव में खुशी का पल दुख में बदल जाता है। सब दुखी होते हैं। राजपाल की बेटी की भी शादी नहीं होती है। इस घटना के कुछ दिन बीतते हैं। आज गांव में मोहित के घर में खुशी का माहौल है। उसने नया घर लिया है। सब उसकी खुशी में शामिल होने आए हैं। नंदू भी वहां ढोल बजाने पहुंचा है। मुबारक हो भाई मोहित, नए घर की बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ भैया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। हाँ भाई, बहुत बधाई हो तुम्हें मोहित। हाँ मोहित भाई, नया घर ले लिया, बस अच्छी सी भाभी ले आओ, फिर लाइफ सीट है तुम्हारी। अरे सच्चू तुम भी ना, चलो तुम लोग कुछ खाओ पियो, तो तब तक मैं तुम लोगों के लिए खास मिठाई लाया हूँ, वो लेकर आता हूँ। ऐसे ही हंसी खुशी का माहौल चल रहा है। मोहित जब तक आता है तब तक नंदू तुम जरा ढोल बजाओ। नंदू ढोल बजाना शुरू करता है। सब लोग खुशी से नाचने लगते हैं। सब आंगन में नाच रहे होते हैं और तभी ऊपर से मोहित की लाश नीचे गिरती है।
सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। मोहित, क्या हुआ? मेरे दोस्त मोहित, मोहित! ये तीसरा मौका था जब गांव में खुशी का माहौल दुख में बदल गया था और गांव वालों के चेहरे की हंसी उदासी और आंसुओं में। और इस बार गांव वालों को कुछ ठीक नहीं लगता है। ये कुछ ठीक नहीं हो रहा। हर बार जब भी गांव में कोई भी खुशी का मौका होता है, किसी ना किसी की मौत हो जाती है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। हाँ, ये बात भी सही है, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। ये उस नंदू का क्या धरा है? नंदू? नंदू कैसे? जरा सोच कर देखो, जिन भी घरों में गांव में उत्सव में नंदू ढोल बजाने गया है, उसके वहां ढोल बजाते ही किसी न किसी की मौत हो जाती है। ये नंदू कोई जादू जानता है। इस सबके पीछे यही है। सब लोग नंदू को पकड़ लेते हैं। बता, तूने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा भरोसा करो, मैं सच बोल रहा हूं। नंदू की बात का कोई भी भरोसा नहीं कर रहा होता है। तभी अचानक से ढोल अपने आप ढम ढम करके बजने लगता है और उसमें से चुड़ैल की आवाज आती है। चुड़ैल ढोल से बाहर आती है। ये सच कह रहा है, इसने कुछ नहीं किया। जो भी किया मैंने किया और आगे भी करूंगी, क्योंकि मुझसे किसी की खुशी नहीं देखी जाती। मुझे आंसू पसंद है, हंसी नहीं। ये ढोल हजारों साल से मेरा है, इसलिए जब ये नंदू दुकान से ये ढोल खरीद कर लाया तो मैं उसके साथ आ गई। अब जब मैं यहाँ हूँ तो इस गांव में कोई खुशी का मौका नहीं आने दूंगी। सब लोग उसकी बात से डर जाते हैं। तभी राम प्रकाश कहता है कि उन्हें पानी वाले बाबा की मदद लेनी चाहिए, जो पड़ोस वाले गांव में पानी में सालों से तंत्र साधना कर रहे हैं। राम प्रकाश, सच्चू और सज्जन तांत्रिक बाबा के पास पहुंचते हैं। जानते हम तुम क्यों आए हो यहाँ? ढोल वाली चुड़ैल के आतंक से परेशान हो ना तुम सब लोग? चलो मेरे साथ। बाबा, सज्जन, सच्चू और राम प्रकाश सब गांव पहुंचते हैं। उस ढोल को खूब जोर जोर से बजाना होगा, तभी मरेगी वो चुड़ैल। लेकिन शर्त है कि ये काम वही कर सकता है जिसने जिंदगी में कभी कोई गलत काम ना किया हो, ना ही कोई झूठ बोला हो, किसी को ना ही धोखा दिया हो। सब गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि सब ने जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत तो किया ही होता है। तभी सच्चू बोलता है, मैंने ना कभी किसी को परेशान किया है, ना कुछ गलत काम किया है, ना ही झूठ बोला है। नंदू से ढोल लेकर सच्चू उस ढोल को बजाने लगता है। ढोल के कुछ देर तक जोर जोर से बजने के बाद अचानक उसमें से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। चुड़ैल बाहर निकल आती है और कुछ ही देर में जलकर मर जाती है। सब गांव वाले चैन की सांस लेते हैं। सच ही तो है, बुराई को हमेशा से अच्छाई और सच ही मारता है। एक बार की बात है, एक भूतिया फिल्म की शूटिंग के लिए लोकेशन हंटिंग हो रही थी। मुझे एक ऐसा लोकेशन चाहिए जहां दूर दूर तक कोई रहता ना हो। मैं चाहता हूं बस जंगल के बीचों बीच हो, एक ही घर हो बस। सर, इस हिसाब से तो हमें ये लोकेशन ठीक होगा। टेक्नीशियन डायरेक्टर को उड़ीसा के एक जिले कंधमाल का मानचित्र दिखाता है, जिसे देखने के बाद डायरेक्टर बहुत खुश होता है। सुपर्ब, सुपर्ब, हमको ऐसा ही लोकेशन चाहिए होगा। इसके बाद फिल्म के कुल 30 लोग शूटिंग करने उड़ीसा निकलते हैं और शूटिंग लोकेशन पर पहुंचते हैं। तभी रामलाल नाम का एक बूढ़ा आदमी दिखता है। सुनिए, हमें बुला रहे हो क्या बेटा? जी जी, आपको ही बुला रहे हैं। ये घर आप ही का? हमारा ही है, लेकिन क्या काम है? जी, आप यहाँ अकेले रहते हैं क्या? अकेले नहीं, मैं और मेरी बेटी रहते हैं। क्या बात है, बताओ बेटा। जी, हमें ये घर और ये जगह
कुछ दिनों के लिए भाड़े पर चाहिए, फिल्म की शूटिंग करनी है। भाड़े पर देने की बात सुनते ही रामलाल सोच में पड़ जाता है, मानो किसी ने उसके पांव बांध दिए हो। अरे क्या हुआ बाबा जी, बोलिए कितना भाड़ा चाहिए आपको? जितना मांगोगे उतना मिलेगा, बस मना मत करना। नहीं नहीं, हमें घर भाड़े पर नहीं देना, किसी को नहीं दे सकते, सॉरी। अरे पर क्यों? देखिए आपको जितना पैसा चाहिए ले लीजिए, प्लीज प्लीज। ये घर फाइनलाइज हो गया भाई, इस घर के बिना हमारी फिल्म नहीं बन सकती है। बहुत कहने पर रामलाल अपने घर को भाड़े पर देने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन से शूटिंग स्टार्ट होती है। दिन भर शूटिंग होने के बाद शाम को पैकअप होता है। पैकअप। स्पॉट दादा। जी सर बोलिए। दादा मेरे लिए चाय बना कर लेके आइए ना, आई एम एग्जॉस्टेड। इसके बाद स्पॉट बॉय चाय बनाने जाता है। वो चाय बना ही रहा होता है कि अचानक उसे कटा हुआ हाथ उसकी ओर आते हुए दिखता है और उसका गला पकड़ लेता है। कौन है? बचाओ। इतने में वो हाथ बढ़कर एक भूतनी का रूप ले लेता है। शूटिंग हो रही है, शूटिंग। इसके बाद वो भूतनी उस स्पॉट बॉय के गले में रस्सी बांधकर लटका देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। सुबह जब टीम वाले देखते हैं तो वो लटका हुआ होता है। अरे भाई ये कैसे हुआ और किसने मार दिया? इसके बाद सारे टीम मेंबर्स में अफरा तफरी मच जाती है। इतने में डायरेक्टर वहां आके इस मामले को संभालते हुए कहता है, देखिए आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये स्पॉट बॉय अपनी मर्जी से सुसाइड किया लगता है। लेकिन इस बात से रामलाल बहुत दुखी दिखाई पड़ता है, मानो उसे सब कुछ पता हो, लेकिन वो किसी से कुछ कहता नहीं है। इसके बाद रोज की तरह शूटिंग स्टार्ट होती है। तभी रामलाल की बेटी शूटिंग देखने वहां आती है। अरे देखो इस वीरान जंगल में भी माल है। ऐसा बोलकर क्रू मेंबर उस लड़की को छेड़ने लगता है, लेकिन वो लड़की चुपचाप सुन रही होती है। उसके बाद अगले सुबह जब टीम वाले शूटिंग करने आते हैं, तब उन्हें उस लाइटमैन की लाश मिलती है। सर अब हम यहां शूटिंग नहीं कर सकते, ऐसे रोज रोज टीम के लोगों की मौत होती रहेगी तो कोई नहीं बचेगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक हादसा है बस, जो उसके साथ हुआ है। कैन यू अंडरस्टैंड? ऐसा कहकर डायरेक्टर सभी को फिर से मना लेता है। एक दिन ऐसे ही उस फिल्म का डायरेक्टर टॉयलेट करने बाथरूम जा रहा होता है। तभी बाथरूम की छत में वो रामलाल की बेटी को देखता है। ये देखकर डायरेक्टर कांपने लगता है। तुम बाथरूम की छत में कैसे गई? कौन हो तुम? मार दूंगी, मार दूंगी। जैसे ही लड़की डायरेक्टर को मारने अपने हाथ आगे करती है, इतने में डायरेक्टर जैसे तैसे वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद डायरेक्टर दौड़ते हुए रामलाल के पास आता है। रामलाल जी दरवाजा खोलिए। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से वो लड़की निकलती है। वो डायरेक्टर को गले से पकड़कर उठा लेती है। मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। बचाओ! इतने में रामलाल वहां आ जाता है। रामलाल तुरंत ही एक माला निकालकर उस लड़की के शरीर पर रखता है, जिससे वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। आपकी बेटी क्या था बाबा जी?
क्या राज है आपकी बेटी का? मुझे बताइए। इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ शूटिंग करने से मना किया था, पर आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। वो मेरी बेटी नहीं, मेरी भतीजी संजना की आत्मा है, जो अभी एक भूतनी बन चुकी है। आत्मा? हाँ, आज से 10 साल पहले हमारे गांव में कुंवारी लड़कियों को किसी भी लड़के से प्यार करने की मनाही थी। संजना के माता पिता नहीं थे, तो मैंने ही उसे पाला था। लेकिन संजना एक शहर के लड़के से प्यार करने लगी थी। जब सरपंच को यह बात पता चली, तो उसने संजना को सजा देने के लिए जंगल में कहीं जिंदा दफन करवा दिया। इसीलिए वो भूत बन गई और फिर उसने सरपंच को भी मार दिया। और फिर भी उसका बदला पूरा नहीं हुआ, तो वो गांव के और भी लोगों को मारने लगी। इसी वजह से सभी गांव वाले गांव छोड़कर चले गए। जो भी इस गांव में आता है उन्हें वो मार देती है। मैं इसलिए जिंदा हूं क्योंकि मेरे पास ये अघोरी बाबा की दी हुई अभिमंत्रित माला है। लेकिन इसका कुछ तो उपाय होगा। इसका उपाय तो सिर्फ अघोरी बाबा ही बता सकते हैं बेटा। वो दोनों अघोरी बाबा के पास जाते हैं। ओम क्लीं मीं चामुंडाय विच्चै। मैं सब जानता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो। संजना की मुक्ति का समय आ गया है, हमें उसकी लाश को जलाना होगा। बाबा, पर हमें नहीं पता कि वो कहां दफन है। उसका पता ये नींबू बताएगा। वे सभी नींबू की दिखाई दिशा में चलते हैं और लाश की जगह पर पहुंच जाते हैं। डायरेक्टर अपने लोगों से खुदाई करवा के लाश बाहर निकलवा देता है, पर जैसे ही वो जलाने की कोशिश करते हैं, तभी भूतनी वहां जाती है। तुम मुझे नहीं मार सकते। और भूतनी उन पर हमला करती है, पर बाबा बीच में आकर अभिमंत्रित जल उस पर डालते हैं और भूतनी वहीं रुक जाती है और हिल नहीं पाती। बेटी, मानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, पर इसकी सजा उन लोगों को मिल गई बेटी। पर मासूम लोगों की जान लेना बिल्कुल गलत है। रामलाल मशाल जला लेता है और उसका अंतिम संस्कार कर देता है। भूतनी भी चलने लगती है और चीखने चिल्लाने लगती है और भस्म हो जाती है। सभी लोगों की जान में जान आती है और डायरेक्टर शूटिंग फिर से शुरू कर देता है। रामलाल अब सुकून से गांव में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और बाकी गांव वाले भी गांव में वापस आने लगे हैं। हरिपुर गांव में जो तूफान आया था, उसको बड़ी ही हिम्मत करके वैभव ने शांत कर दिया था। ऐसा नहीं था कि वैभव के प्यार में कोई कमी थी। वो तो निर्मला को ही अपनी जिंदगी मान बैठा था। उसके जाने के बाद जब उसे पता चला कि उसकी आत्मा वैभव के लिए बेचैन है, तो वो सारी विद्या सीखने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो निर्मला से फिर से बात कर सके, उसे देख सके। ओम सिम ओम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम सिम ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम त्र्यंबकम यजामहे। पर गांव वाले उसे गलत समझ के जलाने की कोशिश करते हैं। और फिर ये तूफान, जिसे अभी वैभव ने शांत किया था, निर्मला अपने साथ हुए जुर्म का बदला लेना चाहती थी, पर वैभव का अंतःकरण उसे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था। पुत्र, तुमने जो किया उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तुमने गांव वालों का सोचकर जो किया वो बहुत अच्छा किया। गुरुदेव, पर मेरी निर्मला, उसका क्या? वो तो सोच रही होगी कि मैंने भी उसे धोखा दिया।
हाँ ये तो है, निर्मला इस वक्त से ऐसे रहते हुए दुष्ट आत्मा बन चुकी है। उसे बदले के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, और उस पर अब तुम ही काबू पा सकते हो। जी बाबा जी, पर अगर मेरी शक्तियां कम पड़ गई तो? मैं हूं ना पुत्र, यथासाध्य हम गांव वालों को बचाने की भी कोशिश करेंगे। बाबा जी वापस अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं और वैभव अपनी कुटिया में जाकर निर्मला को याद करके रोने लगता है। गांव वाले अपनी बेटियों को लेकर घर आते हैं। अब गांव शांत था, सभी घर की बेटियां भी ठीक हो गई थी। सुनिए ना, 4 दिन हो गए हमारी शादी को, फिर तो पूरी जिंदगी गांव में ही रहना है, तो अभी हम कहीं घूम के आते हैं। अभी फसल काटना है और तुम्हें घूमने की पड़ी है। तो अभी शादी क्यों किया ऐसे समय में, जब घुमा नहीं सकते तो? आरती मुंह फुलाकर बैठ जाती है। सागर उसे देखकर, अच्छा ठीक है बाबा, मैं अम्मा बाबूजी से बात करता हूँ। घर वालों की परमिशन लेकर वो टैक्सी लेकर निकल जाते हैं, पर थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी के सामने एक साया आता है और ड्राइवर उससे बचने के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगाता है और गाड़ी पलट जाती है और वो लोग मर जाते हैं। हरिया रोड के किनारे वाले खेत में फसल काट रहा होता है और वो ये सब देख रहा था। गांव वाले इकट्ठा होने लगते हैं धीरे धीरे। अभी नई नई शादी हुई थी, बेचारे की मर गए यार। अरे वो कहा थे हनीमून, वहीं पे तो जा रहे थे। आ गई वो वापस। अरे कहा बोल रहा जे हरिया, कौन आ गई वापस? अरे क्या पगला गया है, कुछ भी बोल रहा है। लड़की अपने पति का खाना लेकर खेत जाती रहती है। अपने पति को देखकर, आइए खाना खा लीजिए। आ गई तुम? मैं सुबह जब खेत आता हूँ तब से बस तुम्हारे आने का इंतजार रहता है। अच्छा, उस छोटे से घर में वक्त ही कहाँ मिलता है तुम्हें जी भर के देखने का। 1 महीने पहले जब हमारी शादी नहीं हुई थी, तब कौन खाना लाता था आपके लिए? माँ किसी तरह ले आती थी या किसी से भिजवा देती थी, या कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता था। अब आगे से कभी आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बहुत तेज हवा चलने लगती है, पेड़ पौधे हिलने लगते हैं और जिस पेड़ के नीचे पति पत्नी बैठे थे वो पेड़ उन पर गिर जाता है और वो वहीं मर जाते हैं। अगल बगल के खेत वाले लोग आ जाते हैं वहां और हाय हाय करने लगते हैं। अरे ये बेचारे, अरे अब 1 महीना ही तो हुआ था इनकी शादी का। अरे कल रात मेरे पड़ोसी वाली बिमला काकी का बेटा बहू भी मर गए। कैसे? उनके बेटे को करंट लगा, बहू बचाने गई, दोनों मर गए। कोई जोड़ा नहीं बचेगा इस गांव में, सब मारे जाएंगे एक के बाद एक। मैं कह रहा हूँ जल्दी कुछ करो, वरना वो सबको मार डालेगी, सब मरेंगे। गांव वाले डरे सहमे से हरिया को घूरते रहते हैं। तू किसकी बात कर रहा है? वही जिसने पिछली बार सबकी बेटियों को अपने वश में कर लिया था। ए हरिया, तब पहले से ही डरे हुए हैं, ऐसी बात करके तू और मत डरा। और कितना लोग मरने का इंतजार करेंगे, वो किसी जोड़े को जीने नहीं देगी। एक उंगली की तरफ इशारा करता है। जब गांव वाले उधर देखते हैं तो वहां एक बहुत ही डरावना साया दूर खड़ा रहता है। वो लोग डर कर दौड़ते हुए बाबा जी की कुटिया तक भागते हैं। बाबा जी ध्यान करते रहते हैं। गांव वालों को आया देख वैभव बाबा जी की तंद्रा तुड़वाता है और उनके बीच बातचीत शुरू होती है। बाबा जी वो फिर से लौट आई है। कौन? वही निर्मला, जिसने पिछली बार गांव की बेटियों के शरीर पर अपना अधिकार जमा लिया था। बाबा जी 3 नब्बे जोड़े मर गए हैं और हरिया कहता है कि सब जोड़े मर जाएंगे एक एक करके। मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो जाएगा? वैभव, उस आत्मा को यहाँ बुलाने की तैयारी करो। जी बाबा जी। वैभव एक हवन कुंड में आग जलाता है
पूरी तैयारी करता है और मंत्रोच्चारण शुरू करता है। ओम सिम ओम क्रीम श्रीम चामुंडाए विच्चै। ओम सिम ओम क्रीम क्रीम चामुंडाए विच्चै ओम। बहुत तेज आंधी तूफान आता है और एक डरावना सा माहौल बन जाता है। कुछ समय बाद उस हवन कुंड पर काला धुआं इकट्ठा होने लगता है और धीरे धीरे वो काले साए का रूप ले लेता है। कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम? नहीं बताऊंगी। बताओ। तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझे धोखा दिया था। ओ, तो तुम निर्मला हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? तुम अब क्यों आई हो? मैं सारे गांव वालों को मारने आई हूँ। तुम्हें भी। मेरा जोड़ा पूरा नहीं हुआ तो मैं किसी जोड़े को जीने नहीं दूंगी। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? मेरा बदला पूरा हो जाएगा। कैसा बदला? इन लोगों ने मुझे तुम्हारे साथ जीने नहीं दिया। पिछली बार जब मैं दूसरे के शरीर को माध्यम बनाकर तुम्हें पाना चाह रही थी, तब तुमने मुझे धोखा दिया। तुम सब धोखेबाज हो। मैं सबको मार डालूंगी। देख निर्मला, अब तेरा और मेरा मिलना संभव नहीं है। तू चली जा यहाँ से। मैं या तो पूरे गांव को मार डालूंगी या तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी। तू पक्का वैभव को लेकर चली जाएगी यहाँ से? हाँ, उसी को पाने के लिए तो मैं ये सब कर रही थी, पर उसने भी मुझे धोखा दिया। वैभव गांव वालों को बचाने के लिए तुझे धोखा दिया था। ऐसा करना नहीं चाहता था वो। इसलिए अब मैं वैभव को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी, वरना सारे गांव वाले मरेंगे। ठीक है, अब तू अभी जा। मैं वैभव को समझा बुझा कर तेरे साथ भेज दूंगा, पर तू अब एक भी गांव वालों को नहीं मारेगी। ठीक है, मैं शाम में आऊंगी और वैभव को लेकर जाऊंगी। ठीक है। बाबा जी, मुझे सच में जाना होगा क्या? रुको, मुझे कुछ सोचने दो। अगर इसी में गांव की भलाई है तो चले जाओ वैभव, नहीं तो मासूम जोड़े मारे जाएंगे। तुम लोगों ने भी तो मासूम प्रेमी जोड़े को जलाकर मार दिया था। बाबा जी, गलती हो गई, अब कभी ऐसा नहीं करेंगे हम सब। सभी को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक होता है। ठीक है बाबा जी, अगर गांव वालों की भलाई इसी में तो मैं चला जाऊंगा। निर्मला बहुत बलवान हो गई है, मगर मुझसे ज्यादा नहीं। सुनो, जब वो शाम को आए तब तुम उसे बातों में उलझाना, तब मैं उसे तंत्र विद्या से बांधने की कोशिश करूंगा। सारे गांव वाले एकत्रित हैं। बाबा जी और वैभव हवन कुंड के पास बैठकर मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। धीरे धीरे निर्मला आ जाती है कुंड के ऊपर। देख, मैं गांव वालों की खातिर तेरे साथ चलने को तैयार हूं, पर तुझे भी एक वादा करना होगा। अब तू लौट कर इस गांव में कभी नहीं आएगी। ठीक है। और ये कहकर वो वैभव के शरीर में घुसने की कोशिश करती है। तभी बाबा जी खड़े होकर अभिमंत्रित जल छींट देते हैं वैभव पर। अब निर्मला वैभव के शरीर को छोड़कर एक गांव वाले के शरीर में घुस जाती है। अपने पड़ोस में बैठे हरिया को मारने लगती है। हरिया पलटवार करता है तो दूसरे गांव वालों को लग जाता है। इस तरह से पूरे गांव वाले आपस में भिड़ जाते हैं और मार धाड़ होने लगता है। निर्मला रुक जा, क्यों गांव वालों को लड़वा रही आपस में? तुम लोगों ने एक बार फिर मेरे साथ धोखा किया। बाबा जी, मुझे जाना ही होगा। हम निर्मला के साथ मैं इससे ज्यादा अन्याय नहीं होने दूंगा। मुझे अब तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब तुम इस कुंड में आओ। पुत्र, मुझे माफ कर देना, अब ये मेरे नियंत्रण से बाहर हो गया है। कोई बात नहीं बाबूजी, मुझे भी अपने प्यार को प्यार करने का एक मौका मिला है। आप गांव वालों पर
अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। वैभव खड़ा होता है और कुंड में चला जाता है और धीरे धीरे दोनों गायब हो जाते हैं। गांव वाले बाबूजी को प्रणाम करके वैभव का गुणगान करते हुए चले जाते हैं।